वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा एक बार अपन उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एंड उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखना स्टार्ट किया था कि कौन कौन सी रिसिप्ट को इनकम माना जाता है। तो इनकम के डेफिनेशन को सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में डिफाइन किया हुआ है एंड उसी इनकम को 5 हेड्स में क्लासीफाई किया हुआ है जिसको अपन 5 हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। एंड इन 5 हेड्स में क्या दिया हुआ है, तो हमने देखा कि 5 हेड्स में दिया हुआ है एवरी हेड के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होती है जो हमको ये बताती है कि पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। एंड उसके बाद में उस हेड में क्या दिया रहेगा, उसके बाद में उस हेड में रहेगा कंप्यूटेशन प्रोविजंस कि जो इनकम उस हेड में टैक्सेबल हो रही है उस इनकम को आपको कैसे कंप्यूट करना है। उस हेड के अंदर रहेगा कंप्यूटेशन प्रोविज़न जो अपने को बताएगा कि पर्टिकुलर हेड में जो इनकम टैक्सेबल हो रही है उस इनकम को आपको कैसे कंप्यूट करना है। फिर हमने देखा था कि 5 हेड समझते वक्त आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी रिसिप्ट आपकी इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो रही है वो कौन से हेड के चार्जिंग सेक्शन में फॉल कर रही है, वो आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसको आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से हेड की चार्जिंग सेक्शन में कवर हो रही है। एंड उसके बाद में जिस हेड के चार्जिंग सेक्शन में वो कवर हो रही है आपको उसी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजंस उस रिसिप्ट पे अप्लाई करने फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। आपको किसी दूसरे हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजन अप्लाई नहीं करने हैं। तो ये कुछ जनरल बातें समझने के बाद अपन ने स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अपन ने चार्जिंग सेक्शन 22 देखा था जो ये बताता है कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट तभी होगी जब उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। वो 3 कंडीशन अपन ने समझना चालू किया था एंड देखा था कि फर्स्ट कंडीशन थी हाउस प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग, कि आपके जो हाउस प्रॉपर्टी है वो या तो बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग होनी चाहिए। तो बिल्डिंग का मतलब हमने देखा कि बिल्डिंग वर्ड है वो इनकम टैक्स में कहीं डिफाइंड नहीं है, बट एज पर कोर्ट केस लॉ बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, तो बिल्डिंग का मतलब होता है किसी भी ओपन स्पेस ऑफ लैंड पे अगर कोई परमानेंट टाइप का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको हम बिल्डिंग बोलते हैं। तो अगर किसी भी प्लॉट ऑफ लैंड पे कोई भी परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको अपन बिल्डिंग बोलते हैं। ये बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, तो हमने देखा कि अगर कोई ओपन लैंड है उसको बिल्डिंग नहीं बोला जाता। अगर लैंड पे कोई इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी उसको बिल्डिंग नहीं बोला जाता। और अगर कोई लैंड पे टेम्परेरी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे जो कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर लोग बनाते हैं तो उसको बिल्डिंग नहीं बोला जाता। फिर हमने लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग का मतलब देखा था कि ऐसी लैंड जो बिल्डिंग का अनडिविजिबल पार्ट है, बिल्डिंग से अटैच्ड है एंड उसका कोई सेपरेट यूज़ नहीं होता, उसका यूज़ है वो बिल्डिंग के साथ में किया जाता है। जैसे आपका मोटर गैरेज है, गार्डन है, तो ऐसी लैंड को लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग बोला जाता है एंड इसको भी हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। फर्स्ट कंडीशन वाज हाउस प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। फिर हमने सेकंड कंडीशन देखना स्टार्ट किया एंड सेकंड कंडीशन क्या थी कि असेसी शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, भले उस असेसी को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में रेंट मिल रहा है, कुछ इनकम मिल रही है या ना मिल रही है, अगर असेसी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है तो उसके हाथ में उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट किया जाएगा। बट ओनर किसको बोलते हैं, तो हमने देखा कि तीन ओनरशिप के 3 केस है। फर्स्ट केस में अपन ने देखा कि लीगल जो ओनर होता है उसको हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाता है, बट लीगल ओनर किसको बोलते हैं, जिसके नाम पे हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसको लीगल ओनर बोलते हैं। फिर हमने देखा जॉइंट ओनरशिप का कंसेप्ट सेक्शन 26 में, अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में एक से ज़्यादा ओनर्स है तो कौन से पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। तो हमने देखा कि अगर उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ईच को ओनर का शेयर डिटरमाइंड है, ए सर्टेन है, तो सारे को ओनर को हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा एंड उसके हाथ में, जो सारे को ओनर्स के हाथ में
जो उनका रेस्पेक्टिव शेयर्स रहेगा एनुअल वैल्यू में वो टैक्सेबल हो जाएगा, उनका प्रोपोर्शनेट शेयर एनुअल वैल्यू में टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर को ओनर का शेयर है वो डिटर्मिनेबल नहीं है, एसर्टेनेबल नहीं है, तो ऐसे केस में ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को एज ए एओपी या बीओआई के स्टेटस में टैक्सेबल कर दिया जाता है। फिर हमने सेक्शन 27 समझना स्टार्ट किया था, जो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये बताता है कि अगर एसएससी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर नहीं है, लीगल ओनर नहीं है, फिर भी एसएससी को फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू उस एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान लिया जाता है। एंड ऐसे 5 केसेस है जिसके अंदर एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, भले ही उस हाउस प्रॉपर्टी का जो रजिस्टर्ड ओनर है उस हाउस प्रॉपर्टी का जो लीगल ओनर है वो कोई और पर्सन है। तो ऐसे 5 केसेस कौन से हैं? तो अपन ने 5 केसेस देखे थे। फर्स्ट केस अपन ने देखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है अपनी स्पाउस को या मैरिड माइनर डॉटर को, तो उस इंडिविजुअल को ही हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा अगर वो असेट्स ट्रांसफ़र किए फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। बट इसके 2 एक्सेप्शन अपन ने देखे थे कि अगर इंडिविजुअल स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। या इंडिविजुअल अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है मैरिड माइनर डॉटर को, तो वहाँ भी ये डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है, ये अप्लाई नहीं होता। फिर डीम्ड ओनरशिप का सेकंड अपन ने केस देखा कि अगर कोई पर्सन है वो होल्डर है इम्पार्टेबल एस्टेट का, तो ऐसे पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ उस प्रॉपर्टी का जो लीगल ओनर है वो कोई और पर्सन है। ये इम्पार्टेबल एस्टेट क्या होता है? जैसे इसका नाम है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है उसको इम्पार्टेबल एस्टेट बोलते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो भी उस प्रॉपर्टी का होल्डर रहेगा उसी को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। थर्ड केस देखा हमने कि अगर कोई पर्सन है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर है, तो भले ही वो लैंड एंड बिल्डिंग हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे, बट उस फ्लैट के रेस्पेक्ट में, उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में उस मेंबर को हाउस प्रॉपर्टी के उस फ्लैट के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। फिर हमने फोर्थ केस देखा कि अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 53A सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऐसे केस में बायर को हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ वो प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के नाम पे रजिस्टर है। सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 53A 3 कंडीशन बोलती है। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि देयर शुड बी एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। सेकेंड कंडीशन वॉज that buyer had made payment of the purchase consideration or promised to make payment of purchase consideration। एंड थर्ड कंडीशन हमने देखी कि जो सेलर है उस सेलर ने बायर को है उस प्रॉपर्टी का पोजेसन ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन इवन इफ वो प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के नाम पे रजिस्टर्ड है, बट उस बायर को उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। फिर लास्ट एंड फिफ्थ केस अपन ने देखा कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म लीज पे देता है, तो लेजी को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज का क्या मतलब होता है? तो अगर आपका लीज पीरियड 12 ईयर से ज़्यादा है या 12 ईयर के पीरियड को काउंट करने के लिए हमको ओरिजिनल फिक्स पीरियड एंड प्रोविज़न फॉर एक्सटेंशन पीरियड दोनों को काउंट करना है। एंड दोनों को काउंट करके जो पीरियड अगर आपका 12 ईयर से ज़्यादा आता है तो उसको लॉन्ग टर्म लीज बोला जाता है। बट इसका अपन ने एक एक्सेप्शन देखा था कि अगर आपका लीज है वो सब्जेक्ट टू मंथ बेसिस का है या लेस देन 12 मंथ बेसिस का है, तो ऐसे केस में उसको लॉन्ग टर्म लीज है वो नहीं बोला जाता। ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो लास्ट क्लास में हमने डीम्ड ओनरशिप या हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन की 2 कंडीशन समझी थी। फर्स्ट कंडीशन हमने समझी थी कि हाउस प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग, एंड सेकंड कंडीशन हमने समझी कि एसएससी शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब हम समझना स्टार्ट करेंगे कि थर्ड कंडीशन ऑफ चार्जिंग सेक्शन दैट हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय एसएससी फॉर ओवन बिजनेस और प्रोफेशन पर्पज। अगर एसएससी हाउस प्रॉपर्टी को खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करता है
तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या रीज़न है कि ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं किया जाएगा, वो अपन समझते हैं। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ऐसी हाउस प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स क्यों नहीं किया जाता। सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए वो बिजनेस करता है, इसका गोल्ड सेल करना एंड परचेज करने का बिजनेस है। सो इसके पास एक शॉप है जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसी शॉप पे ये गोल्ड परचेज एंड सेल करने का बिजनेस करता है। एंड सपोज करो उसमें उसको बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ, सारे खर्चे लेस करने के बाद ये 12 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड PGBP, बिकॉज ये चार्जिंग सेक्शन 28 में कवर होता है। एंड एज पर PGBP कंप्यूटेशन प्रोविजंस इसका जो बिजनेस का प्रॉफिट आता है वो 12 लाख रुपीज़ इसका बिजनेस का प्रॉफिट आता है। अब ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है? ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जिंग सेक्शन बोलती है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी ये शॉप मिस्टर ए के लिए हाउस प्रॉपर्टी है, या हाउस प्रॉपर्टी की जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है बिकॉज इट इज़ बिल्डिंग एंड ओन्ड बाय SSC। सो बेसिक जो दोनों कंडीशन है चार्जिंग सेक्शन की वो सेटिस्फाइड होती है, ये SSC के द्वारा ओन्ड है और ये बिल्डिंग है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बट जो थर्ड कंडीशन है वो क्या बोलती है? अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी SSC के बिजनेस में यूज आ रही है, तो शॉप है वो SSC के बिजनेस करने के लिए यूज में आ रही है, तो थर्ड कंडीशन बोलती है कि ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट नहीं किया जाएगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, ये अपन समझ रहे हैं। सो अभी एग्जाम्पल में आप देखिए कि मिस्टर ए है, उसका बिजनेस का प्रॉफिट है 12 लाख रुपीज़। अभी सपोज करो कि ये शॉप है वो मिस्टर ए बिजनेस में यूज नहीं करता, यह शॉप मिस्टर ए बिजनेस में यूज नहीं करता, तो मिस्टर ए कोई दूसरी शॉप परचेज करता या दूसरी शॉप रेंट पे लेता। अगर दूसरी शॉप रेंट पे लेता तो उसका रेंट पेमेंट करता। अगर वो उसका रेंट पेमेंट करता तो ऑब्वियस है कि जो रेंट का खर्चा होता वो बेटा इनकम से ये क्लेम करता, इनकम में से ये क्लेम करता कि जो मेरा रेंट का खर्चा है या मैंने बिजनेस रन करने के लिए इनकट किया है, तो ये रेंट का एक्सपेंस है, ये मेरा इनकम से अलाउड करो। एंड सपोज करो इसका रेंट का एक्सपेंस होता है 2,50,000। अगर ऐसे सिमिलर शॉप मिस्टर ए है वो मार्केट में लेता है रेंट पे, तो उसका रेंट होता है 2,50,000। एंड अगर ये अपनी शॉप यूज ना करके अगर दूसरी शॉप रेंट पे लेता है तो 2,50,000 ये रेंट पेमेंट करेगा एंड इस रेंट एक्सपेंस को ये इनकम में से क्लेम करेगा। देन अब मिस्टर ए की इनकम कितनी आएगी? अब मिस्टर ए की इनकम आएगी 9,50,000। सो अगर मिस्टर ए है वो अपनी शॉप यूज नहीं करता तो इनकम आती है 12 लाख। अगर मिस्टर ए अपनी शॉप यूज करता है तो इनकम आती है 12 लाख, एंड अपनी शॉप यूज नहीं करता बिजनेस में तो इनकम आती है 9,50,000। सो ऐसे अगर कोई प्रॉपर्टी मिस्टर ए बिजनेस में यूज कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी उसको बिजनेस में कमा के दे रही है, बिकॉज यहाँ पे उसका गेन है वो 2,50,000 से बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो जो है PGBP में टैक्सेबल हो रही है। देन अगेन उस एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करना, ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन डाली गई कि अगर कोई प्रॉपर्टी SSC के खुद के बिजनेस में यूज आ रही है तो ऐसी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी SSC को बिजनेस में कमा के दे रही है। मतलब उसकी वजह से ऑलरेडी SSC का जो बिजनेस के अंदर गेन आ रहा है वो इंक्रीज हुआ है। और अगर वो उस प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज ना करके उसकी जगह कोई दूसरी प्रॉपर्टी रेंट पे लेता तो SSC का उस बिज़नेस के अंदर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो उसकी रेंटल एक्सपेंस की वजह से रिड्यूस हो जाता। तो ऑलरेडी उसको बिजनेस हेड के अंदर उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में टैक्स लग रहा है, देन अगेन उसकी एनुअल वैल्यू को यहाँ पे टैक्स करना, ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसके लिए थर्ड कंडीशन डाली गई
कि अगर कोई प्रॉपर्टी एसएससी का बिजनेस यूज में आ रही है तो ऐसी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट नहीं की जाएगी। अब हमको समझना है कि ये बिजनेस यूज का क्या मतलब होता है। कि हमने ये तो समझा कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, वो एसएससी की अगर बिजनेस यूज में आ रही है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट नहीं की जाती। बट बिजनेस यूज किसको बोलते हैं? तो एक तो आपने देखा कि जैसे मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी को मैं एज ए गोडाउन यूज करूँ, हाउस प्रॉपर्टी को गोडाउन यूज करूँ, शॉप यूज करूँ, वेयर हाउस यूज करूँ, ऑफिस यूज करूँ, तो ये तो हमको दिखता है कि ये बिज़नेस के यूज में आ रही है। बट मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केस बताता हूँ एंड उनमें आपको मेरे को बताना है कि वो प्रॉपर्टी बिज़नेस यूज में आ रही है या नहीं आ रही है। सो फर्स्ट स्पेसिफिक केस मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका बहुत बड़ा सीमेंट का प्लान है। उसका बहुत बड़ा सीमेंट का प्लांट है जहाँ पे 5000 जो लेबर्स है या वर्कर है, 5000 वर्कर काम करते हैं एंड उन्होंने वहाँ पे वर्कर के लिए 5000 है वो क्वार्टर्स बनाए हुए हैं, 5000 है वो होम बनाए हुए हैं। ये जो 5000 क्वार्टर्स है ये मिस्टर एबीसी लिमिटेड के ओन्ड है, इसके खुद के क्वार्टर्स है। ये क्वार्टर्स इन्होंने वर्कर को कंसेशनल रेट पे रेंट पे दिए हुए हैं ताकि वर्कर उन्हीं में रहे एंड दूसरे हाउस पे ना रहे, तो ये फैक्ट्री के पास में रहेंगे तो कंपनी को बेनिफिट रहेगा। तो ये 5000 है ये एबीसी लिमिटेड ने रेंट पे दिए हुए हैं अपने वर्कर को और इनसे रेंटल इनकम आती है। अब आप मुझे समझिए कि ये रेंटल इनकम है, इसको बिजनेस, ये जो रेंटल इनकम आ रही है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी या ना होगी? और मेरे को आप बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी 5000 वर्कर के रहने में यूज में आ रही है, इसको बिजनेस यूज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अगर इसको बिजनेस यूज माना जाएगा तो उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट नहीं होगी, बिकॉज थर्ड कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाई। और अगर इसको बिजनेस यूज नहीं माना गया तो ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। सो आप मेरे को बताइए कि इसको बिजनेस यूज माना जाता है या नहीं माना जाता? सो आपने मेरे को बोला कि इसको बिजनेस यूज नहीं माना जाएगा, यह तो रेंटल इनकम है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। बट मैं आपको बताता हूँ कि कुछ केस लॉ के अंदर ऐसा डिसाइड हुआ है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी से अगर एसएससी को है वो कुछ उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने पे अगर एसएससी के बिजनेस में कुछ इफ़िशियंसी बढ़ती है, एसएससी के बिजनेस की कुछ इफ़िशियंसी बढ़ती है तो उसको बिजनेस यूज माना जाएगा। सो अगर हाउस प्रॉपर्टीज एसएससी ने जो 5000 क्वार्टर्स है वो अपने वर्कर को रेंट पे दिए तो इससे एसएससी की बिजनेस की इफ़िशियंसी बढ़ती है, तो ऐसे में इसको जो है बिजनेस यूज माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि हाउस प्रॉपर्टी एसएससी के बिजनेस में यूज आ रही है, बिकॉज इसकी वजह से एसएससी की बिजनेस की इफ़िशियंसी बढ़ रही है। वर्कर पास में तो कभी भी कोई भी नीड हो तो वो इजीली है वो सेटिस्फाइड हो सकती है। इसके लिए ये वर्कर को क्वार्टर्स है वो कंसेशनल रेट पे रेंट पे दिए हुए हैं, तो इसको बिजनेस यूज माना जाएगा। ऐसे ही मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई पर्सन है वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देता है पुलिस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट को, बैंक ब्रांच को, ये किस लिए रेंट पे देते हैं? ताकि उसके बिजनेस की इफ़िशियंसी बढ़े। अगर बैंक ब्रांच उसके प्रीमाइसेस में रहेगी तो उसके बिजनेस की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, बार बार उसके एम्प्लॉय को बैंक ब्रांच में जाना नहीं पड़ेगा। एंड अगर पुलिस की एक ब्रांच अगर उसके कंपाउंड में रहेगी तो उसके एम्प्लॉय के बीच में झगड़े कम होंगे, उनके एम्प्लॉय में झगड़े कम होंगे तो बिजनेस की इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके बिजनेस की इफ़िशियंसी बढ़ा रही है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, उसको बिजनेस यूज माना जाएगा। तो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी है वो पुलिस डिपार्टमेंट को रेंट पे दी है एंड पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ पे पुलिस चौकी खोली है, या आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है बैंक वालों को और बैंक वालों ने अपनी वहाँ पे ब्रांच ओपन की है या एटीएम ओपन किया, या आपने हाउस प्रॉपर्टी है वो अपने एम्प्लॉय को रेंट पे दी है रहने के लिए, तो अगर इनकी वजह से एसएससी के बिजनेस में
इफ़िशियंसी में अगर इंक्रीमेंट होता है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस यूज माना जाएगा। अगर इसको बिजनेस यूज मान लिया तो जो थर्ड नंबर कंडीशन है चार्जिंग सेक्शन की, जो बोलती है कि अगर एसएससी की हाउस प्रॉपर्टी उसके बिजनेस के यूज में आ रही है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट नहीं की जाएगी। सो थर्ड कंडीशन अपन ने समझी कि अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, अगर उस हाउस प्रॉपर्टी एसएससी के बिजनेस में यूज आ रही है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट नहीं की जाएगी, बिकॉज वो ऑलरेडी एसएससी को बिजनेस में कमा के दे रही है। तो आप मेरे को पूछोगे कि सर जो 5,000 वर्कर को ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी, उनसे जो रेंट आ रहा है वो फिर कहाँ टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल ही नहीं होगा? तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं छोड़ेगी, ये बेटा आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी में, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट इनकम आपकी हो रही है तो इनकम पे तो टैक्स लेगी, बट ये इनकम जो है आपकी इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट नहीं की जाएगी, ये आपके इनकम फॉर्म बिजनेस एंड प्रोफेशन में कंप्यूट की जाएगी। सो हमने चार्जिंग सेक्शन देखी। चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट किया जाता है। एंड इन 3 कंडीशंस को अपन ने देखा, इन तीनों कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो ऐसे केस में उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो भी एनुअल वैल्यू रहेगी वो इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट नहीं की जाएगी। अब जो है अपन ने चार्जिंग सेक्शन को कंप्लीट किया है। अब अपन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंप्यूटेशन पार्ट में आने वाले हैं कि कैसे हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में इनकम कंप्यूट की जाती है, रिसिप्ट को कैसे लिया जाता है, कौन कौन से एक्सपेंस अलाउड होते हैं, एंड कैसे इनकम कंप्यूटेशन जो है की जाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कंप्यूटेशन पार्ट ऑफ इनकम। तो आप सभी को अपने पास कैलकुलेटर रखना है, अपन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपन कंप्यूटेशन प्रोविज़न को समझेंगे, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चार्जिंग सेक्शन अपन ने कंप्लीट की, सेक्शन 22। ये चार्जिंग सेक्शन समझने के बाद आपको इतना आइडिया आ गया कि कौन सी हाउस प्रॉपर्टी की है वो एनुअल वैल्यू इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। सो अब अपन समझने जा रहे हैं कंप्यूटेशन प्रोविज़न ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके कंप्यूटेशन प्रोविज़न अपन देखने जा रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे इनकम कंप्यूट की जाती है, मैं उसका एक चार्ट आपको बताता हूँ कि कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो इनकम कंप्यूट की जाती है। ये चार्ट आप चाहे तो आप मेरे साथ बना भी सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बहुत ही सिंपल है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम को कंप्यूट करना। तो इनकम कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको हाउस प्रॉपर्टी का लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है ये अपन अभी समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हाउस प्रॉपर्टी का लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपको लेस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस। आपको लेस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। उस ईयर में आपने जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट किए वो आपको यहाँ पे लेस करने हैं। जो बैलेंस वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी नेट एनुअल वैल्यू। यह आएगी नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू में से आपको 2 तरह के डिडक्शन अलाउड होते हैं। एक डिडक्शन अलाउड होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक अलाउड होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड आपको एक अलाउड होता है इंटरेस्ट का डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। एक आपको अलाउड होता है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ये दोनों डिडक्शन अलाउड होने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम बन जाएगा।
तो देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कंप्यूट करना कितना इजी है, कितना सिंपल सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को मैं आपको समझाता हूँ एक बार, फिर अपन जो है कंप्यूटेशन प्रोविजंस को समझना स्टार्ट करते हैं। सो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, ये दिया हुआ है सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 बताती है कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है। ये आपका हो गया इनकम रिसिप्ट पार्ट, इसको आप रिसिप्ट पार्ट बोल सकते हो। जैसे आपने जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में सेल की एंड उस प्रॉपर्टी को आपने 50 लाख में परचेज किया था, तो 1 करोड़ आपका क्या हुआ रिसिप्ट। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइंड होती है उसको बोलते हैं रिसिप्ट। फिर उसमें से 3 तरह के एक्सपेंस अलाउड होते हैं, ओनली 3 टाइप ऑफ एक्सपेंस अलाउड होते हैं। ये एक्सपेंस की एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया होगा वो अलाउड नहीं होगा। तो ये 3 टाइप के कौन से एक्सपेंस है, सबसे पहले अलाउड होता है म्युनिसिपल टैक्सेस। अगर हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आप म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट करते हो वो आपको अलाउ हो जाएंगे। फिर सेक्शन 24A के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है ये भी अपन सब समझेंगे। फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। एंड सेक्शन 24B के अंदर इंटरेस्ट की डिडक्शन दी हुई है वो आपको अलाउ हो जाएगी। एंड बैलेंस जो अमाउंट आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट आएगा। सो हम सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू को समझेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे हाउस प्रॉपर्टी की डिटरमाइन करनी है। फिर हम देखेंगे कि ये म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं, इस म्युनिसिपल टैक्सेस का कैसे डिडक्शन मिलता है। सो हम कैसे चलने वाले, कैसे कंप्यूटेशन प्रोविजन को समझने वाले हैं, उसका एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रोड मैप तैयार किया था और उसके अंदर देखा था कि सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन समझेंगे, फिर हम कंप्यूटेशन प्रोविजन को समझेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने चार्जिंग सेक्शन को कंप्लीट किया एंड कंप्यूटेशन प्रोविजन पे आ गए। अब कंप्यूटेशन प्रोविजन हम कैसे समझेंगे उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो कंप्यूटेशन प्रोविजन में सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को समझेंगे, फिर उसमें से जो म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलता है उसको समझेंगे कि म्युनिसिपल टैक्सेस का कैसे डिडक्शन मिलता है। फिर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को समझेंगे कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, इसका कैसे डिडक्शन मिलता है। फिर लास्ट अपन समझेंगे इंटरेस्ट का डिडक्शन जो सेक्शन 24B में मिलता है, उस इंटरेस्ट के डिडक्शन को समझेंगे। ऐसे करके हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो कंप्यूटेशन पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू को समझेंगे जो रिसिप्ट का पार्ट है, फिर म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट का डिडक्शन। ये 3 तरह के डिडक्शन है, इन 3 तरह के डिडक्शन को हम समझेंगे। तो हमारा जो कंप्यूटेशन प्रोविजंस है वो कंप्यूटेशन प्रोविजंस अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो चार्जिंग सेक्शन अपन ने कंप्लीट कर ली है, कंप्यूटेशन प्रोविजन, ये चारों चीज़ें समझने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखोगे कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है वो लगभग 90% कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ मिसलेनियस प्रोविजन समझेंगे, फिर वो करने के बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी जो अपन कंप्यूटेशन प्रोविजन समझने वाले हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। प्रैक्टिकल अपन हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को कंप्यूट भी करेंगे। तो आपके पास कैलकुलेटर होना मस्ट है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। बिना कैलकुलेटर आप जो है ये वीडियो नहीं देखोगे, कैलकुलेटर आपके पास मस्ट है। सो आइए समझना स्टार्ट करते हैं अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू को। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, मैंने आपको समझाया ये हाउस प्रॉपर्टी का रिसिप्ट पार्ट है। जो हम समझ रहे थे कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है। तो अब अपन समझेंगे कि ये एनुअल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, इसका अमाउंट कैसे निकाला जाता है। एनुअल वैल्यू का मतलब तो आपने समझाया था कि किसी भी हाउस की अर्निंग कैपेसिटी को अपन उसका एनुअल वैल्यू बोल के चलते हैं कि उस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे तो कितना रेंट उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू। बट एनुअल वैल्यू का अमाउंट कैसे डिटरमाइन करना है, अमाउंट कैसे निकलेगा, वो अपन समझेंगे अब कंप्यूटेशन प्रोविजन में। तो ये एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट क्यों आया ये मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि एसएससी टैक्स प्लानिंग करते थे, रेंट एग्रीमेंट कम अमाउंट का बनाते थे, बैलेंस जो रेंट है वो कैश में लेते थे। इसके लिए यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट डाला एंड हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी है उसको टैक्सेबल किया गया। बट क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अर्निंग कैपेसिटी को डिटरमाइन कैसे किया जाए। अब हाउस प्रॉपर्टी कितना अर्न कर सकती है,
तो अर्निंग कैपेसिटी को डिटरमाइन कैसे किया जाए ये आप मेरे को बताइए। तो अर्निंग कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करना है, तो मैं आपको इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देखने जाते हो, जब प्रैक्टिकली आप कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देखने जाते हो तो आप उसका रेंट कैसे डिटरमाइन करते हो। जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो आप रेंट पे देखने गए एंड जो लैंड ओनर है उसने आपको बोला कि इसका जो रेंट है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ होगा, इस हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ होगा। देन आप क्या करोगे, आप उस 20,000 रेट रिजनेबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप पास वाले को पूछोगे, आप वहाँ पे ब्रोकर को पूछोगे कि पास वाले प्रॉपर्टी जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपने देखी वैसी आप सिमिलर प्रॉपर्टी देखोगे कि ऐसी ही सिमिलर प्रॉपर्टी का कितना रेंट चल रहा है। तो आप क्या करोगे कि जो पास वाला फ्लैट है या पास वाला हाउस है उसका रेंट पूछोगे एंड अगर वो बोलता है कि इसका रेंट तो 18,000 है, तो आप अपने ओनर को क्या बोलोगे कि पास वाला तो 18,000 में मिल रहा है, आप 20,000 क्यों बता रहे हो। तो ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे आप जो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उस हाउस प्रॉपर्टी की कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, उसका कितना रेंटल इनकम अपने को पेमेंट करना चाहिए, वो आप डिटरमाइन करते हो कि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है उससे कितना रेंट है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देन अब इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी कैसे डिटरमाइंड हो, तो इनकम टैक्स ने यही जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यही जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो इनकम टैक्स ने यूज की। इनकम टैक्स वालों ने बोला कि हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले हम रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन करेंगे कि हमको एसएससी पे विश्वास नहीं है कि एसएससी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में है वो एक्चुअल रेंट ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में हम सबसे पहले रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को डिटरमाइन करेंगे। फिर ये जो रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है उसको हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि एसएससी का जो एक्चुअल रेंट है वो सही है या नहीं है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझने के लिए हमको दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमको समझना ज़रूरी है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को, फिर हमें समझना ज़रूरी है एक्चुअल रेंट को कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है एंड ये एक्चुअल रेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है, जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होता है किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी। ये रेंट अर्निंग कैपेसिटी को अपन बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंट अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये रेंट अर्निंग कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो जो अभी अपन ने ऊपर कंसेप्ट समझा प्रैक्टिकली वो यहाँ पे अप्लाई होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की आपको रेंट अर्निंग कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है तो आप उस हाउस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट ले लीजिए। जैसे मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो हाउस प्रॉपर्टी मेरी बांद्रा में सिचुएटेड है और उसकी मैं रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो डिटरमाइन करना चाहता हूँ। अगर उसका मैं रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन करना चाहता हूँ तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट ले लीजिए। अब ये फेयर रेंट क्या होता है, तो फेयर रेंट होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। सो रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फेयर रेंट बोलते हैं। सो मेरी हाउस प्रॉपर्टी का रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा कि मेरी जैसी कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसको एक्चुअली कितने रुपए पे रेंट पे दिया हुआ है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी के लिए फेयर रेंट बन जाएगा। सो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फेयर रेंट हो जाएगा। सो जो जनरली अपन जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का रेंट डिटरमाइन करने के लिए, वही कंसेप्ट इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में अगर आपको रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन करना है तो आप क्या कीजिए, अपने जैसी सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी में जाइए एंड सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट रहेगा वो आपके हाउस प्रॉपर्टी के लिए फेयर रेंट हो जाएगा एंड फेयर रेंट को हम रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। तो रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब अपन ने क्या समझा
कि आपके जो सिमिलर प्रॉपर्टी है उसका जो रेंट है वो आपके लिए फेयर रेंट हो जाएगा, एंड इस फेयर रेंट को हम रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। बट यहाँ पे जो है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज हुई। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या अराइज हुई कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी हो। जैसे एक ताजमहल है, ताजमहल भी एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो ताजमहल की जैसे सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी आप फाइंड करने कहाँ पे जाओगे, तो उसका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे डिटरमाइन करोगे। तो ऐसे हो सकता है कि दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जिसका आपको सिमिलर रेंट मिलना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि आप एक काम कीजिए कि फेयर रेंट तो आप लीजिए उस हाउस प्रॉपर्टी का, उसके साथ में आप उस हाउस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू ले लीजिए। उसके साथ में आप उस हाउस प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल वैल्यू ले लीजिए, एंड इस फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू में जो भी हायर अमाउंट आएगा, उसमें से जो भी हायर अमाउंट आएगा वो आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। सो ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, तो म्युनिसिपल वैल्यू जो है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की लोकल अथॉरिटी डिटरमाइन करती है फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। जैसे मुंबई में आपने देखा होगा कि बीएमसी है, वो आप पे कुछ लोकल टैक्स लगाती है, उसके लिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू डिटरमाइन करती है, एंड उस वैल्यू पे वो टैक्सेस लेविड होते हैं। वो टैक्सेस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनिंग वगैरह उसके अंदर यूज में आते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू गवर्नमेंट द्वारा डिटरमाइन की जाती है। जो लोकल अथॉरिटी होती है वो ये वैल्यू डिटरमाइन करके चलती है कि इस हाउस प्रॉपर्टी की इतनी म्युनिसिपल वैल्यू होगी। सो यहाँ पे रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का कैसे डिटरमाइंड होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में उसकी सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ले लीजिए, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी के लिए फेयर रेंट हो जाएगा। फिर आप अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू ले लीजिए, एंड दोनों में से जो हायर अमाउंट आ रहा है उसको रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोल देंगे। बट यहाँ पे भी एक प्रैक्टिकल इशू आया। वो प्रैक्टिकल इशू क्या आया ये मैं आपको समझाता हूँ कि पहले क्या होता था कि बाहर जो छोटे गांव से लोग हैं वो मेट्रो सिटी में आते थे फॉर जॉब, बिजनेस, एंड वो अर्निंग के लिए जो है वो अपने गाँव से आके जो मेट्रो सिटी है मुंबई, बेंगलोर, यहाँ पे बिजनेस करते थे। तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे, जो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर थे, वो उनके साथ क्या करते थे, वो उनसे मनचाहा रेंट लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको अगर बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो उनको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तो वो जो भी मनचाहा भाड़ा देता था वो भाड़ा उनसे वसूल करते थे। तो वो जो टेनेंट है जो बाहर से आते थे उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया। गवर्नमेंट ने एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया, एंड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर ये डिटरमाइन किया कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो रेंट डिटरमाइंड है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइंड हम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा रेंट आप किसी भी टेनेंट से लीगली वसूल नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा रेंट आप उस टेनेंट से लीगली वसूल नहीं कर सकते, ये डिटरमाइंड किया रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर। तो जहाँ पे ये रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होता है वहाँ पे जो ओनर्स है वो टेनेंट से स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है वो जो है किराया वसूल नहीं कर सकते हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या अराइज हुई ये आप मेरे साथ समझिए कि गवर्नमेंट ने यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे डिटरमाइन किया। तो गवर्नमेंट ने रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऐसे डिटरमाइन किया कि आप उस हाउस प्रॉपर्टी का क्या ले लीजिए, फेयर रेंट ले लीजिए, एंड आप उस हाउस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू ले लीजिए, एंड दोनों में से जो भी हायर अमाउंट आ रहा है वो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एंड अब सपोज करो कि एक हाउस प्रॉपर्टी है उसका फेयर रेंट आ रहा है, उसका फेयर रेंट आ रहा है 5 लाख रुपीज़, एंड म्युनिसिपल वैल्यू उसकी आ रही है 5,50,000 रुपीज़। एंड उसी प्रॉपर्टी का रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो रेंट दिया हुआ है वो 4 लाख रुपीज़ दिया हुआ है कि अगर इस प्रॉपर्टी को रेंट पे आप दे रहे हो तो उसको आप लीगली 4 लाख से ज़्यादा रुपये पे रेंट पे नहीं दे सकते। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरा जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट के जो 2 प्रोविजंस है वो 2 प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे।
आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहे थे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो है गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम इस हाउस प्रॉपर्टी का 5,50,000 रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मानते हैं कि अगर इस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जाए तो 5,50,000 इस हाउस प्रॉपर्टी से रेंट है वो रिसीव हो सकता है। एंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल एक्ट में बोल रही थी कि इस हाउस प्रॉपर्टी को 4 लाख से ज़्यादा रुपीज़ पे रेंट पे नहीं दिया जा सकता लीगली। आप इस हाउस प्रॉपर्टी को 4 लाख रुपये से ज़्यादा रेंट पे नहीं दे सकते। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट बोल रही है कि 4 लाख से ज़्यादा आप रेंट पे नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि इस हाउस प्रॉपर्टी का तो हम रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो 5,50,000 रुपये मानते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के दो प्रोविज़न आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होते थे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को डिटरमाइन करने के लिए एक प्रोविज़न और डाला, एंड वो प्रोविज़न डाला स्टैंडर्ड रेंट का। एंड गवर्नमेंट ने बोला कि अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी का रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब फेयर वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू उसमें से जो भी हायर अमाउंट है वो अगर हायर अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड करता है तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड रेंट को ही आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बना देंगे। तो मतलब अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू उसमें से जो भी हायर अमाउंट है, जैसे इसके अंदर 5,50,000 हायर अमाउंट है, अगर ये हायर अमाउंट आपका स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड करता है तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड रेंट को आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बना देंगे। तो यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आएगा 4 लाख रुपए। तो इट इज़ ऑल अबाउट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सो हम समझ रहे हैं कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइंड की जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझने के लिए हमारे लिए दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है एंड एक्चुअल रेंट क्या होता है। बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एसएससी का एक्चुअल रेंट है उस एक्चुअल रेंट को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक्चुअल रेंट को रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के कंपैरिजन में लगा दिया कि हम ये चेक करेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी का जो आपका एक्चुअल रेंट है वो रीजनेबल है या नहीं है। तो अभी अपन समझ रहे हैं कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद अपन समझेंगे कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट क्या होता है। फिर अपन समझेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझने के लिए हमको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट समझना ज़रूरी है एंड एक्चुअल रेंट समझना ज़रूरी है। सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हमने समझा कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। तो हमने ये देखा कि आप क्या कीजिए, आपके जो हाउस प्रॉपर्टी है उस हाउस प्रॉपर्टी का आप फेयर रेंट लीजिए। ये फेयर रेंट क्या होता है, ये फेयर रेंट होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करने हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है आप उसका फेयर रेंट देख रहे हो, तो आपके जो पास वाले सिमिलर प्रॉपर्टी है वो हो सकता है किसी रिलेटिव को दी हो, तो आपको उसके अंदर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे कि अगर रिलेटिव को नहीं दी होती तो उसका कितना रेंट होता। उसके अंदर फर्नीचर है बट आपके अंदर फर्नीचर नहीं है, तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा कि अगर उसके अंदर भी फर्नीचर नहीं होता तो कितना रेंट होता। या और कोई अदर एमिनिटीज़ है जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, तो वो आपको सब चीज़ें कंसिडर करनी है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले लेना है फेयर रेंट। एंड फेयर रेंट होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। अगर आपकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में उस प्रॉपर्टी के रेंट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपका 2 BHK हाउस है, उसका हो सकता है 1 BHK, तो अगर उसका 2 BHK होता तो उसका कितना रेंट होता, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लेना है फेयर रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। ये आपके हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाएगा, फेयर रेंट हो जाएगा। आपको एक्चुअल रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आपकी हाउस प्रॉपर्टी के लिए फेयर रेंट हो जाएगा। फिर आपको अपनी हाउस प्रॉपर्टी के लिए म्युनिसिपल वैल्यू लेनी है। या म्युनिसिपल वैल्यू गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, लोकल अथॉरिटी डिटरमाइन करती है फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। तो ये म्युनिसिपल टैक्सेस लेवी करने के लिए गवर्नमेंट आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है वो डिटरमाइन करती है। इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट आएगा उस हायर अमाउंट को आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से।
इस हायर अमाउंट को आपको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, और अगर ये हायर अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड करता है तो ऐसे केस में आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। और अगर ये हायर अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं करता तो ये जो आपका हायर अमाउंट है ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो ऐसे डिटरमाइंड होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताता हूँ कि जब आप रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन करते हो तो आपको ऑलवेज ये 12 मंथ का डिटरमाइन करना है। आपको ऑलवेज 12 मंथ का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लेना है। भले ही आपकी प्रॉपर्टी है वो 6 मंथ के लिए है, वो रेंट पे दी हुई है, बट आपको ऑलवेज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो 12 मंथ का डिटरमाइन करना है, 12 मंथ का कैलकुलेट करना है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूटेशन पार्ट में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ये है कि आपको एवरी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में सेपरेट कंप्यूटेशन करनी है। जो अपन ये कंप्यूटेशन प्रोविज़न समझने जा रहे हैं वो एवरी हाउस प्रॉपर्टी के सेपरेट कंप्यूटेशन प्रोविजंस, आप एवरी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आपको सेपरेटली कंप्यूटेशन प्रोविजन अप्लाई करने। आपको सब हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो एग्रीगेट करके उसकी एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट नहीं करना है। जैसे कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या होता है कि जो कैपिटल एसेट्स आप ट्रांसफर करते हो उसके रेस्पेक्ट में सेपरेट कंप्यूटेशन होती है, ऐसे ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हर हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में सेपरेट कंप्यूटेशन होगी। यहाँ पे आपके जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी है उनकी सेपरेट कंप्यूटेशन होगी, उनकी सारी रेंटल इनकम को आपको एग्रीगेट नहीं करना है। सो ये अपन ने समझा कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, फिर अपन आते हैं एक्चुअल रेंट पे कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट कैसे निकाला जाता है, एंड वो समझने के बाद हम आ जाएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे। तो आइए अपन समझते हैं कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब सपोज करो कि ये है हाउस प्रॉपर्टी 1, ये है हाउस प्रॉपर्टी 1, ये हाउस प्रॉपर्टी 2, ये हाउस प्रॉपर्टी 3, 4 एंड 5। एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका फेयर रेंट, यहाँ पे लेता हूँ मैं म्युनिसिपल वैल्यू, यहाँ पे लेता हूँ स्टैंडर्ड रेंट। एंड आपको मेरे को क्या बताना है, आपको मेरे को बताना है कि इस हाउस प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। एंड सपोज करो हाउस प्रॉपर्टी 1 है, उसका फेयर रेंट है 2 लाख रुपीज़, उसकी म्युनिसिपल वैल्यू है वो 1,80,000 रुपीज़, एंड इस हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट है 1,60,000 रुपीज़। देन आप मेरे को बताइए कि इस हाउस प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कितना लूँ। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आपने देखा कि फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा है, तो आपने देखा हायर अमाउंट 2 लाख रुपीज़ है। फिर आपने 2 लाख को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया एंड आपने देखा कि ये 2 लाख रुपीज़ है ये स्टैंडर्ड रेंट से कम है या ज़्यादा है, तो आपने देखा कि ये स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है। तो अगर आपका जो इनका फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू का जो हायर अमाउंट आ रहा है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड रेंट ही आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। और अगर आप इसको लॉजिक के साथ समझो तो मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसी ही सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट 2 लाख रुपए एंड उस हाउस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000 है, तो गवर्नमेंट बोलते हैं जो हायर अमाउंट है वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। बट गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल एक्ट में बोलती है कि 1,60,000 से ज़्यादा इस हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंट है वो अर्न नहीं कर सकता, कोई भी रेंट वो लीगली टेनेंट से रिसीव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी 1,60,000 से ज़्यादा उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट है वो रिजनेबली रेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। इसके लिए 1,60,000 को यहाँ पे रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बना दिया। अब आइए हाउस प्रॉपर्टी 2 के रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी 2 का जो फेयर रेंट है वो 5 लाख रुपीज़ है, हाउस प्रॉपर्टी 2 की म्युनिसिपल वैल्यू है वो 6 लाख रुपीज़ है, एंड इसका स्टैंडर्ड रेंट है वो 7 लाख रुपीज़ है। तो आप मेरे को बताइए कि इस हाउस प्रॉपर्टी का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। सो आपने देखा कि फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू इसमें से जो भी हायर अमाउंट है, तो आपने देखा 6 लाख यहाँ पे हायर अमाउंट है। अब क्या यह 6 लाख 7 लाख को एक्सीड करता है, या 6 लाख 7 लाख को एक्सीड नहीं करता, तो यहाँ पे 6 लाख आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। और अगर आप इसको लॉजिक के साथ समझो तो लॉजिक के साथ ये होता है
कि गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यह डिटरमाइन करते हैं कि 6 लाख रुपीज़ हम रिजनेबली हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड रेंट कंट्रोल एक्ट में भी यह दिया हुआ है कि इस हाउस प्रॉपर्टी से आप 7 लाख रुपए तक जो है रेंटल इनकम है वो टेनेंट से कवर कर सकते हो। तो ये 6 लाख गवर्नमेंट का डिटरमाइन किया हुआ कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता, बिकॉज ये 7 लाख से कम है। तो यहाँ पे 6 लाख जो है वो रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। ऐसे अपन थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में फेयर रेंट है 5 लाख रुपीज़, म्यूनसिपल वैल्यू है 4,50,000 रुपीज़ एंड आपका जो रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो है 6 लाख रुपीज़। तो आप मेरे को बताइए इसका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। तो आपने बताया कि इन दोनों में से हायर अमाउंट है 5 लाख, या 5 लाख 6 लाख से एक्सीड नहीं करता, तो 5 लाख रुपीज़ आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। ऐसे फोर्थ केस अपन देखते हैं कि आपका जो फेयर रेंट है वो फेयर रेंट आपका है 10 लाख रुपीज़ और आपका म्यूनसिपल वैल्यू है 12 लाख रुपीज़ एंड आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है वो है 8 लाख रुपीज़। तो आप मेरे को बताइए कि आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। तो आपने इन दोनों में से हायर देखा एंड हायर अमाउंट है 12 लाख रुपीज़, बट ये जो अमाउंट है ये स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर एक्सीड करता है तो स्टैंडर्ड रेंट ही आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। सो ये 4 केस के अंदर रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये अपन ने समझा। तो लॉजिक के साथ अपन ने ये समझा कि कैसे रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया। गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल पर्सन की तरह पास वाले फ्लैट में गए और वहाँ पे जाके उसका रेंट पूछा एंड उसकी जो सिमिलर प्रॉपर्टी, जो अपनी हाउस प्रॉपर्टी के सिमिलर प्रॉपर्टी में गए वहाँ पे जाके उसका रेंट पूछा एंड वही रेंट आपके लिए फेयर रेंट बना दिया कि हम आपकी हाउस प्रॉपर्टी से भी इतना रेंट एक्सपेक्ट करते हैं। फिर अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो डिटरमाइनेबल पॉसिबल नहीं था तो गवर्नमेंट ने म्यूनसिपल वैल्यू का भी कंसेप्ट डाला एंड गवर्नमेंट ने डाला कि आप फेयर रेंट एंड म्यूनसिपल वैल्यू दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो हम रिजनेबली एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हाउस प्रॉपर्टी से इतना रेंट है वो एसएससी है वो इनकम कर सकता है, एसएससी अर्न कर सकता है। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट का प्रोविज़न है वो कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट का कंसेप्ट डाला कि अगर हमारा रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड करेगा तो हम जो अपना रेंट है वो रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तक, स्टैंडर्ड रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और अगर एक्सीड नहीं करता तो जो दोनों में से हायर अमाउंट है फेयर रेंट एंड म्यूनसिपल वैल्यू वो अपना रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। ये अपन ने समझा लॉजिक के साथ में। अब जिनको लॉजिक नहीं समझ में आया तो उनके लिए मैं बताता हूँ उनको क्या करना है। उनको रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन करने के लिए फेयर रेंट एंड म्यूनसिपल वैल्यू उसमें से जो भी हायर अमाउंट है वो हायर अमाउंट यहाँ पे लेना है एंड हायर अमाउंट अगर उनका ज़्यादा है स्टैंडर्ड रेंट से तो स्टैंडर्ड रेंट आपकी ग्रोस स्टैंडर्ड रेंट आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एंड अगर हायर अमाउंट लोअर है स्टैंडर्ड रेंट से तो जो हायर अमाउंट है वो आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। सो ये आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऐसे डिटरमाइन किया जाएगा। सो जिन पर्सन को लॉजिक समझ में आया उनको लॉजिक याद में रखना है, बट लॉजिक के साथ में आपको इसको रिटेन भी रखना है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो कैसे डिटरमाइंड किया जाता है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की कैसे डिटरमाइंड होगी उसके लिए जो फर्स्ट अपनी रिक्वायरमेंट थी कि हमको रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को समझना था तो वो अपन ने समझा। हमने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी का फेयर रेंट है, ये फेयर रेंट हम लेंगे, हम हाउस प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल वैल्यू लेंगे, इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट आएगा वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी के लिए रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। बट इस हायर अमाउंट को हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे एंड कंपैरिजन में अगर हायर अमाउंट आपका ज़्यादा है तो रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और अगर आपका हायर अमाउंट कम है तो आपका जो हायर अमाउंट है वो आपका रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझते जाना है। आप जैसे जैसे चीज़ों को समझते जाएंगे उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें वो क्लियर होती जाएगी। सो अब अपन समझना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल रेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक्चुअल रेंट को कैसे निकाला जाता है। सो अब अपन आते हैं एक्चुअल रेंट पे। ये अपन ने समझा रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, अब अपन समझेंगे एक्चुअल रेंट की ये एक्चुअल रेंट क्या होता है। तो एक्चुअल रेंट सिंपल है
कि जिस अमाउंट पे एसएससी ने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है वो होता है एक्चुअल रेंट। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को रेंट पे दे रखी है। अब एक्चुअल रेंटल इनकम तो 1 लाख होनी चाहिए, बट मिस्टर ए ने जो है वो 25,000 रुपीज़ पे रेंट एग्रीमेंट बना के 25,000 रुपीज़ पे रेंट पे दे रखी है। तो एक्चुअल रेंट कितना होगा? तो एक्चुअल रेंट उस प्रॉपर्टी का हो जाएगा 25,000 रुपीज़ पर मंथ आपका जो है वो एक्चुअल रेंट हो जाएगा। तो जिस अमाउंट पे ओनर ने हाउस प्रॉपर्टी टेनेंट को रेंट पे दे रखी है वो अमाउंट आपके लिए हो जाएगा एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट आपको कैसे डिटरमाइन करना है? जैसे रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तो मैंने आपको बोला कि आपको 12 मंथ का लेना है, बट एक्चुअल रेंट आपको कैसे लेना है? तो ये डिफरेंट केसेस में अपन देखते हैं कि आपको डिफरेंट केस में एक्चुअल रेंट कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, कि सर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये हाउस प्रॉपर्टी को आपने 10 मंथ के लिए रेंट पे दिया एंड 2 मंथ जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी थी ये वैकेंट थी। 2 मंथ आपकी हाउस प्रॉपर्टी है ये वैकेंट थी। तो ऐसे केस में आपको एक्चुअल रेंट कितना लेना है? तो एक्चुअल रेंट आपको कैसे लेना है? सो एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है? जितना रेंट आपको रिसीवेबल है उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में उस ईयर के अंदर आपको जितना रेंट रिसीवेबल है उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि एक्चुअल रेंट किसको बोला जाता है। एक्चुअल रेंट उसको बोला जाता है जो रेंट आपका रिसीवेबल है, जो रेंट आपका रिसीवेबल है या रेंट आपको रिसीव्ड हो चुका है उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। और ये आपको जो है वो 12 मंथ के बेसिस पे देखना है, ये आपको 12 मंथ के बेसिस पे देखना है। अगर कोई रेंट आपको एडवांस में रिसीव्ड हो गया तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे है ये एनुअली बेसिस पे, एक्रूड बेसिस पे टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम। जैसे इनकम अंडर द हेड सैलरी में क्या होता है? इनकम अंडर द हेड सैलरी में अगर आपको नेक्स्ट मंथ की भी सैलरी मिल जाती है तो वो आपके करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाती है, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो उस ईयर की इनकम रहेगी, उस ईयर की एनुअल वैल्यू रहेगी, वही आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। सो एक्चुअल रेंट लेते समय आपको उस पीरियड का, उस ईयर का ही रेंट कंसिडर करना है। कोई एडवांस रेंट अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको जो एडवांस रेंट अगर कुछ मिलता है तो ये एडवांस रेंट आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको उसी पीरियड का जो रेंट है वो रिसीवेबल है या रिसीव्ड हो चुका है वही कंसिडर करना है। सपोज करो उस 10 मंथ में से आपका जो है वो 5 मंथ का जो रेंट है वो रिसीव्ड हो चुका है एंड 5 मंथ का रेंट है वो रिसीवेबल है, तो आपको टोटल 10 मंथ का रेंट है वो कंसिडर करना है। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो 10 मंथ के लिए तो रेंट पे दी हुई थी एंड 2 मंथ के लिए वैकेंट थी, तो आपके प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना होगा? तो आपकी प्रॉपर्टी का सपोज करो यहाँ पे 1 मंथ का रेंट था, वो सपोज करो 10,000 है, तो आप मेरे को बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी का वो एक्चुअल रेंट है वो कितना होगा। तो प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट कितना को बोला कि मेरी प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट होगा 10,000 इंटू 12, 1,20,000 मेरी प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अपनी प्रॉपर्टी का रेंट है वो 1,20,000 कैसे कर सकते हो? क्या जो प्रॉपर्टी आपके 2 मंथ वैकेंट थी, तो 2 मंथ वैकेंट आपकी प्रॉपर्टी थी तो उसका रेंट क्या आपको रिसीवेबल था? क्या उसका रेंट आपको रिसीव्ड हुआ? जब आपको 2 मंथ प्रॉपर्टी वैकेंट थी तो उसका रेंट आपको रिसीवेबल ही नहीं है। तो एक्चुअल रेंट आपका रिसीव्ड और रिसीवेबल तो 10 मंथ का ही है। उस 10 मंथ में ऐसा हो सकता है कि कुछ रेंट आपको रिसीव्ड हुआ है एंड कुछ रेंट आपको रिसीवेबल है, बट 2 मंथ का तो रेंट ना रिसीव्ड है और ना रिसीवेबल है, तो ये तो आपको लेना ही नहीं है। तो आपको एक्चुअल रेंट उस पीरियड का लेना है जिस पीरियड के लिए प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट थी। आपको वैकेंट पीरियड का एक्चुअल रेंट कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज उस पीरियड का आपको रेंट रिसीवेबल ही नहीं है ना रिसीव्ड है, तो वो आपको कंसिडर नहीं करना है। एक्चुअल रेंट हमेशा लेट आउट पीरियड का लिया जाता है, बिकॉज जिस पीरियड के लिए आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट रहेगी उसी पीरियड का आपको रेंट रिसीवेबल रहेगा या रिसीव्ड हुआ रहेगा। बट एक्चुअल रेंट है वो आपको किसका लेना है? आपको लेट आउट पीरियड का लेना है एंड लेट आउट पीरियड का लेते वक्त आपको रेंट अगर रिसीव्ड हुआ है वो भी कंसिडर करना है या रेंट आपका रिसीवेबल है वो भी आपको कंसिडर करना है। सपोज करो इन 10 मंथ में से अगर आपका जो है
5 मंथ का रेंट है वो रिसीव्ड हो गया एंड 5 मंथ का रिसीवेबल है, तो आपको 10 मंथ का रेंट है वो एक्चुअल रेंट के रेस्पेक्ट में कंसीडर करना है। आपको टोटल 10 मंथ का रेंट है वो रेस्पेक्ट करना है, कंसीडर करना है। बट ये 2 मंथ का जो वैकेंट पीरियड का जो रेंट है ये आपको कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज ये रेंट ना तो आपका रिसीव्ड है ना आपका रिसीवेबल है। तो एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल रेंट कैसे आपको लेना है। तो सबसे पहले आपने एक्चुअल रेंट का मतलब समझा कि एक्चुअल रेंट किसको बोलते हैं। तो आपने एक्चुअल रेंट का मतलब देखा कि सर एक्चुअल रेंट उसको बोलते हैं जो रेंट आपका रिसीव्ड है या आपका रिसीवेबल है, उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। ये आपको कैसे लेना है, ये आपको लेना है लेट आउट पीरियड का, बिकॉज जो वैकेंट पीरियड रहेगा उसका ना तो आपको रेंट रिसीव्ड होगा और ना रिसीवेबल है। सो उस पीरियड का रेंट आपको कंसिडर नहीं करना है। अब अपन लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आप मेरे को बताइएगा कि हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट क्या होगा, और मैं श्योर हूँ कि आप 100% सही आंसर देंगे। कि एक हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी को 1 मंथ के लिए रेंट पे दिया, उस हाउस प्रॉपर्टी को 1 मंथ के लिए रेंट पे दिया एंड उसकी रेंटल इनकम थी 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। एंड 11 मंथ वो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब एसएससी उसके अंदर खुद रह रहा था, एसएससी के द्वारा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। सो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट क्या होगा, तो आपने मेरे को बताया ऐसी हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट 10,000 होगा, बिकॉज जिस पीरियड के लिए एसएससी रह रहा था वो रेंट एसएससी को रिसीवेबल थोड़ी है, वो पीरियड का रेंट एसएससी को थोड़ी मिलेगा। जिस पीरियड के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट की थी उसी पीरियड का ही तो रेंट एसएससी को मिलेगा। अभी सपोज करो ये प्रॉपर्टी 12 मंथ के लिए लेट आउट की होती तो एसएससी का एक्चुअल रेंट होता 1,20,000। अगर ये प्रॉपर्टी 10 मंथ के लिए लेट आउट प्रॉपर्टी थी एंड 2 मंथ के लिए वैकेंट प्रॉपर्टी थी, तो ऐसे केस में क्या होगा, 1,00,000 रुपये उसका एक्चुअल रेंट होगा। सो एक्चुअल रेंट आपको हमेशा लेट आउट पीरियड का कंसीडर करना है। अगर कोई वैकेंसी है या एसएससी के द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका एक्चुअल रेंट आपको कंसीडर नहीं करना है। अब एक्चुअल रेंट कैसे डिटरमाइंड होता है इसके अंदर अपन आगे और समझते हैं कि एक्चुअल रेंट कैसे डिटरमाइंड होता है। तो अभी तक मैंने आपको यह समझाया कि एक्चुअल रेंट होता है कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो आपको रेंट है या तो रिसीव्ड हुआ है या आपका रिसीवेबल है, ये आपको देखना है किसका, ये आपको देखना है लेट आउट पीरियड का। ये आपको देखना है लेट आउट पीरियड का। फिर इसमें से आपका बेटा एक डिडक्शन अलाउड होता है, वो डिडक्शन अलाउड होता है अनरियलाइज्ड रेंट का। यह डिडक्शन अलाउड होता है अनरियलाइज्ड रेंट का। सो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से अगर आप अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर देते हो तो आपका कंप्लीट एक्चुअल रेंट आ जाता है। ये कंप्लीट एक्चुअल रेंट का कंसेप्ट है। तो एक्चुअल रेंट क्या होगा, एक्चुअल रेंट आपके रेस्पेक्ट में होगा कि जो आपका रेंट रिसीव्ड या आपका रेंट है वो रिसीवेबल है, जो आपका रेंट रिसीव्ड या रेंट रिसीवेबल है उसमें से आपको अनरियलाइज्ड रेंट को लेस करना है एंड जो अमाउंट आएगा वो आपका हो जाएगा एक्चुअल रेंट हो जाएगा। एंड अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर ये अनरियलाइज्ड रेंट किसको बोलते हैं, किसको अनरियलाइज्ड रेंट है ये बोला जाता है, अनरियलाइज्ड रेंट किसको बोला जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये अनरियलाइज्ड रेंट किसको बोला जाता है। तो अनरियलाइज्ड रेंट उस रेंट को बोला जाता है जो रेंट आपको रियलाइज नहीं हुआ है।